नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 9 जून और आज का डे 30 हम करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है भूगोल का टॉपिक। हमारा ग्रह पृथ्वी। चिर परिचित हैं आप इस टॉपिक से। सारे प्रश्न आपको आते भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। 10 प्रश्न करेंट अफेयर के बाद में हम अभी इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और इसका दूसरा स्टेटमेंट है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा सर्वप्रथम कांट ने प्रस्तुत की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। ग्रहों की जो उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहली विचारधारा है, अवधारणा है, वो कांट ने ही प्रस्तुत की थी। और पहला भी सही है कि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। जो गैसीय सिद्धांत है वो कांट का है। कांट ने गैसीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो गैसीय सिद्धांत और निहारिका परिकल्पना ये अलग अलग याद रखिएगा। और जो निहारिका परिकल्पना है इसमें छल्लों से माना गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और घूमते घूमते ठंडे होने सिकुड़ने की क्रिया में निहारिका जब ठंडी होने होने लगी और ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, तो उसी क्रम में जो विभेद हुआ और विभेद के कारण छल्ले अलग हुए और अलग अलग ये सब बन गए। सब आपने पढ़ रखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन कांट ने किया था और दूसरा स्टेटमेंट है कि ज्वारीय परिकल्पना में दो तारों की उपस्थिति स्वीकार की गई थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्वारीय परिकल्पना जेम्स एंड जेफरीज की है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये द्वितारक परिकल्पना थी, ये सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कल शायद एक क्वेश्चन का उत्तर मैं सही बोल रहा था, यहाँ बी सी में कुछ गलत हुआ था। तो ऐसी चीजें आप देख लिया कीजिए। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है, एबीसीडी नहीं रटते हैं, मुझे पता है। बचपन में हम लोग रटा करते थे। 8 का ए, 7 का बी, है ना, 3 का सी, ऐसे रटते थे। मतलब काका गागा भी उसमें रहता था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो जेम्स एंड जेफरीज की परिकल्पना है, विश्वसनीय परिकल्पना मानी जाती है। दो तारे इसमें बताए गए थे और लाप्लास ने जो दिया था उसमें एक तारा माना था। बाकी ये परिकल्पना सिंपल सी है, कैसे क्या हुआ इसको आप देखिएगा। बार बार इसको करने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें एक बड़ा सितारा घूर्णन करते हुए एक जब छोटे तारे के बिल्कुल पास पहुंचा था, तो आकर्षण जब पैदा हुआ, ऐसे भी जब दो तारे मिलते हैं आकर्षण होता ही, ये दो लोग मिलते हैं आप जानते ही हैं। तो छोटे सितारे के तल पर ज्वारीय तरंगों की उत्पत्ति हुई थी। फिर बड़ा तारा छोटे तारे से दूर जाने लगा, तो अब क्या होगा? अब ऐसा तो छोटा तारा रह नहीं पाएगा। तो छोटे छोटे सितारे तल से उठे और फिर उन्हीं के आकर्षण से ये सब अलग होते रहे और फिर धीरे धीरे उसी के पीछा करने लगे प्रेम वियोग में, और उसी से ये सब पिंड बन गए। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की उत्पत्ति ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में फैले गैस एवं धूल कणों से हुई। ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? और ये जो सिद्धांत है ये आर्टो स्मिथ का सिद्धांत है। किसका है? आर्टो स्मिथ का सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में फैले हुए गैस धूल कणों से हुई थी, है ना। विशेषतः ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था और ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में फैले गैस एवं धूल कणों से ये जो उत्पत्ति हुई, इन्हीं से फिर धीरे धीरे जितने भी ग्रह हैं, पिंड हैं, ये सब निर्मित हुए थे। तो यही पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसका है, इनके सिद्धांत का नाम है क्या है। सुमेलित करने में भी इसको पूछ लिया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर या रॉबर्ट वेगनोर ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। और दूसरा यानी कि दोनों लोगों ने, तथा जॉर्ज लेमेंटियर तथा रॉबर्ट वेगनोर ने किया था। दूसरा, ये सिद्धांत ब्रह्मांड आकाशगंगा की उत्पत्ति तो करता है लेकिन सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। तो पहला तो सही है, दूसरा ये गलत है। और इसके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले भारी पदार्थों से निर्मित एक विशाल नेबुला था जिसमें एकाएक विस्फोट हुआ। ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन। ध्यान से देखिए, नहीं पढ़ेंगे तो पहला तीसरा आप लगा देंगे कि सही है। असत्य पूछ रहा है तो केवल दूसरा असत्य है। ए ऑप्शन इसका आपको टिक करना है। ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, ये दोनों लोगों का नाम इससे रिलेटेड है, जॉर्ज लेमेंथियर और जॉर्ज रॉबर्ट वेगनोर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है? ये अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? जो सीमा है ये सिलिकेट और मैग्नीशियम से निर्मित, निफे निकल लोहा से, सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसमें सभी तो सुमेलित है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट,
अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत भूप्रपटी की उत्पत्ति कैसे हुई है? मतलब कैसे नहीं, कब हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी में अनेक परतें पाई जाती हैं और ये परतें जो है उनमें गुण अलग अलग पाए जाते हैं। उन गुणों के आधार पर इनमें विभेद भी किया जाता है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। और ये जो भूप्रपटी की उत्पत्ति हुई है, इसमें जो भूप्रपटी है, भूप्रपटी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व, करोड़ नहीं, अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है। और ये जो पृथ्वी की ऐसी परत है जो सिलिका और एल्युमिनियम जैसे कम घनत्व वाली खनिजों से बनी होती है, उसे सियाल कहते हैं। इसके नीचे एक परत है जो सीमा कहलाती है, फिर नीचे की परत है जिसको निकिल कहते हैं, तो या निफे इसको नाम देते हैं। अब पृथ्वी के विभिन्न परतों में ऐसे विभाजन तो हो गया, लेकिन इसमें ये अंतर पाया जाता है, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें एक चीज ये है कि जो पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है, उस परत की उत्पत्ति विभिन्न जब अनुमान लगाए गए, गेस किया गया, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व पाई गई कि ये हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन ने किया था। क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल सही है। और चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षणोपरांत पृथ्वी आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई, पृथ्वी की आयु। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। हमारी पृथ्वी की आयु तो 4.6 अरब वर्ष है, लेकिन जब मतलब ये हम परीक्षण करते हैं प्राचीन चट्टानों की रेडियोधर्मी पदार्थों के आधार पर परीक्षण करते हैं, तो ये कह रहा है कि 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है। बहुत सारे उल्का पिंडों से, चंद्रमा से लाए गए चट्टान जो अलग अलग हमारे ग्रह उपग्रह मतलब उपग्रह जाया करते हैं विभिन्न ग्रहों पर, तो उनसे जो मिशन से प्राप्त हुआ पदार्थ है, उससे ये अनुमान लगाया गया कि ये 3.9 अरब वर्ष निर्धारित है। सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, आर्कियन पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ, और दूसरा है कि भारत में अरावली पर्वत तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण ओलिगोसीन में हुआ। अब पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, जो आर्कियन पर्वत का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, और इस समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष के पहले तक का ये माना जाता है कि जब से उत्पत्ति हुई है तब से आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक का। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा कि आर्कियन पर्वतों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ था। और भारत में अरावली पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में ही बनी थी। यहाँ पे ओलिगोशीन युग दिया है तो ये गलत है, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। इनका भी भारत में भी अरावली पर्वतों और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, और इसी समय कनाडा या लॉरेंसियन सील्ड का निर्माण भी हुआ था। और इसी कल्प में याद रखिएगा रीढ़ विहीन या एक उसके जीवों का भी उद्भव हुआ था, है ना। और सैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव इसमें पाया गया था, ये आप जानते ही, पाया ही जाता है। और इस समय केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था, परंतु स्थलीय भाग जीव रहित था। तो सबसे पहले जीव जंतु जो आए वो सागरों में ही आए थे। सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों के विस्तार तथा प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार किस कल्प की विशेषता है? तो सागर में जो ये मतलब रीढ़ वाले जीव और प्रवाल जीव विकसित हुए, ये सिलूरियन कल्प की विशेषता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस कल्प की विशेषता है? सिलूरियन कल्प की। और सिलूरियन कल्प में ये आप मान के चलिए कि इस मतलब यहाँ पर पर्वत निर्माण प्रक्रिया भी जारी रही थी, और यहाँ पर मतलब एक ये भी हुआ था कि जलवायु आनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म और समान भी पाई गई थी, है ना। और इस कल्प की पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कैलेडोनियन हलचल के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें उत्तर अमेरिका, अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ, और सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों का विस्तार विकास भी इसमें हुआ। प्रवाल जीवों का इस समय सबसे पहले विस्तार व्यापक पैमाने पर पाया गया, और इसी समय पहली बार स्थल पर वनस्पति, ये सब एक साथ याद करिए रिलेट करके, इसका उदय होता है। और ये वनस्पति जो होती है उस समय वो पत्ती विहीन होती है, क्योंकि शुरुआती दौर था, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ऐसी वनस्पति मिली थी। तियानसियान, अल्ताई और अपलेशियन जैसे पर्वतों का विकास किस कल्प में हुआ? कौन सा कल्प था जिसमें इनका विकास हुआ? तो एक साथ ही याद रखिए, ये परमियन कल्प में तियानसियान, अल्ताई और अपलेशियन जैसे पर्वतों का विकास हुआ था, और ये पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था। अगर महाकल्प पूछा जाए तो ये पैलियोजोइक, कल्प पूछा जाए तो परमियन हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस जैसे बनतोस्त यानी ब्लैक पर्वत का उदाहरण जो उदाहरण है वो इसी काल का है, इसी समय इसका हुआ था। और तियानसान, अल्ताई, अपलेशियन जैसे पर्वत इसी समय। जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण सदाबहार वृक्षों में कमी भी आई थी, ये भी ध्यान रखिएगा।
रेंगने वाले जीवों की संख्या और प्रजातियों में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। कीड़ों का उद्भव हुआ था कई प्रकार के। जलीय भागों में जीवों की संख्या में इस समय कमी आई थी। राकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण क्रिटेशियस कल्प में प्रारंभ हुआ। बताइए क्या सही है? और दूसरा है क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर पहली बार प्रकट हुए। तो पहला तो सही है, लेकिन डायनासोर के प्रकटीकरण की जहां तक बात हो रही है, तो जो डायनासोर है ये ट्रैसिक काल के अंत में प्रकट हुए थे, ट्रैसिक काल में। तो ये आप ये कह रहे हैं क्रिटेशियस काल, तो ये गलत हो जाएगा। इस समय तो ये विलुप्त हो गए थे, है ना। और डायनासोर लगभग इस काल में विलुप्त हुए थे, क्रिटेशियस काल में। तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला सही है ना। राकी एंडीज पर्वत भी इसी समय निर्मित हुए क्रिटेशियस में। डायनासोर इस समय विलुप्त हुए, दोनों साथ में याद करिए। दक्कन ट्रैप और काली मृदा का भारत में निर्माण ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेसन से इसी कल्प में हुआ था। तो ये सब घटनाएं एक साथ याद करिए तो याद रहेंगी। उड़ने वाले और परविहीन दोनों प्रकार के पक्षियों का विकास इस समय हुआ। हेरिंग और सार का विकास इस समय हुआ। डायनासोर इस समय लगभग विलुप्त हो गए थे। महान हिमयुग का संबंध प्लेस्टोसीन युग से है। बिल्कुल सही है, हिमयुग प्लेस्टोसीन युग, ये बिल्कुल याद रखिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और युग में तापमान बहुत कम हो गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर 3 हिमयुग देखे गए। टेम्परेचर तो डाउन हुआ था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन हिमयुगों का नाम आपको पता होगा, तो गुंज, मेंडल, रिस और वुर्म। गुरुज, मेंडल, रिस और उर्म, ये 4 है, यहाँ पर 3 दिए जा रहे हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्लीस्टोसीन युग के में ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी कल्प का यह पहला युग था। और तापमान इसमें खूब ज्यादा कम हो गया, इसीलिए इसको हिमयुग के नाम से जानते हैं। और ये 4 जो थे ये पूछे जाते हैं, गुंज, मेंडल, रिस और उर्म। ध्यान रखिएगा इनका नाम। पूर्ण विकसित मानव का विकास किस युग की विशेषता है? पूर्ण विकसित मानव कब विकसित हुए? जो हम लोग मानव हैं, तो पूर्ण रूप से हम लोगों का विकास कब हुआ था? तो ये होलोसीन युग में हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। और इस समय क्या हुआ था, जलवायु संबंधी जो दशाएं थी वो लगभग समानता उसमें आ गई थी। उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में शुष्कता की अधिकता के कारण उष्ण एवं शुष्क रेगिस्तानों का विकास हुआ था। और होलोशीन वर्तमान विश्व के उदय का काल माना जाता है, जो अब तक भी जारी है। और इस युग में पूर्ण विकसित मानव का विकास हो चुका था। और यहाँ तक कि मानव में पशुपालन और कृषि के भी प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने ये शुरू कर दिया था। ठीक है, तो तकनीक पर आधारित विकास कार्य मानव ने इसी चरण में शुरू कर लिया था। तकनीकी विकास भी इसी समय शुरू हो गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोतों को 2 भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत। तो इसमें ज्वालामुखी आधारित स्रोत प्राकृतिक है, भूकंपीय प्राकृतिक है, घनत्व आधारित स्रोत ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। उल्कापिंडों से जो प्राप्त साक्ष्य है ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा घनत्व आधारित। इसमें लिस्ट जो है, ये ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंपीय, ये मुख्यतः प्राकृतिक है। घनत्व, रासायनिक संगठन, दाब, ताप और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो स्रोत है ये अप्राकृतिक है, ध्यान रखिएगा। भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? मजेदार प्रश्न है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ये 4 ऊपर की ही ये वरीयता क्रम में तत्व दिए हुए हैं, और इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। ऑक्सीजन की मात्रा जो इसमें है, तो यहाँ पे सही सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? ऑक्सीजन की मात्रा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये 46.6%, सिलिकॉन 27.72 और एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5% पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर कैडमियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कोई है जो सही सुमेलित नहीं है। मोह संबद्धता, निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल सही है। गुटेनबर्ग, ये भी सही है, मेंटल और कोर। लेहमन, निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट, ये भी सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई, इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो सुमेलित ना हो, सब सुमेलित है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसके बारे में सब डिटेल पढ़े होंगे, जानते ही होंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वायुमंडल में किन किन गैसों की अधिकता थी? यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हो गई तो कौन सी गैस जो है, किस गैस की या किन गैस की? एक गैस भी हो सकती है या 2 भी हो सकती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते थे। और सौर पवनों के कारण ये पृथ्वी से दूर हो गए थे, क्योंकि सौर पवन गर्मी के कारण उनको क्या करेंगे, हल्की करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो उपयुक्त दोनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इन गैसों की अधिकता पाई जा रही थी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी क्या होती? वायुमंडल ना होता तो जो समकारी प्रभाव थोड़ा बहुत है ना, गर्म और ठंडा एक समान तापमान बनाए रखने का जो प्रयास होता है,
तो एक कंबल की तरह कार्य करता है वायुमंडल पृथ्वी के लिए। तो ये ना होता तो दिन में खूब गर्मी होती और रात में खूब ठंडी होती। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता, दिन खूब तपते और रात खूब ठंडी हो जाती। रात में रजाई ओढ़नी पड़ती, दिन में एसी चलानी पड़ती। आदमी जिंदा ही नहीं, वैसे ही मर जाता है, इतना ज्यादा समस्या हो जाती। अरे इतना विकास ही नहीं होता, क्यों चिंता कर रहे हैं। तापांतर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वायुमंडल जो है अगर ना होता, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाई जाती है, 78.08% नाइट्रोजन और 21% या 20.95% ये ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी फिर 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल है, आर्गन वगैरह। क्लास आप ज्योग्राफी की देख सकते हैं, चले जाइए प्लेलिस्ट में और ज्योग्राफी की क्लास आप देख लीजिए। आप हिस्ट्री पूरी पढ़ सकते हैं आईएएस प्रेप चैनल पर। आईएएस प्रेप चैनल पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास पूरा डिस्कस किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल पक्का उम्मीद है। फैक्ट कोई की बात मैं नहीं कर रहा। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव में कार्बन उपस्थित है। क्या ये बात सही है? कोई दो राय नहीं है, आप में भी, हम में, सब में कार्बन है, कोई भी जीव होगा। और पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है, कार्बन डेटिंग विधि। बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों ये सही है ना। और वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को अगर देखें तो क्या कहते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं इसको। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, फिर करंट पे चलेंगे। परतों के घनत्व के आधार पर निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम परतों के घनत्व के आधार पर, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है और उससे कम फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा नीफे का है और फिर सीमा का है और फिर सियाल का। नीफे सबसे भारी, फिर सीमा और फिर सियाल पाए जाते हैं। आपको तत्वों के आधार पर भी ये पता होगा, है ना। और जो सियाल है, सियाल का 2.9 है। सीमा का जो है ये 2.9 से 4.7 है। और जो नीफे का है ये सबसे ज्यादा है, 11 पाया जाता है, क्योंकि इसके तत्व ही ऐसे हैं। सीमा सियाल में एल्युमिनियम सिलिका हल्के हैं, फिर सिलिका मैग्नीशियम सीमा में उससे भारी, और नीफे में फिर आयरन और निकल पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रस्तावित आसियान समूह के 10 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? अगला प्रश्न है। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आसियान समूह के जो 10 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसकी मेजबानी कर रहा है चीन। कौन कर रहा है इसकी मेजबानी? चीन कर रहा है। और ये जो बैठक है, ये बैठक चीन और आसियान के संबंधों के 30 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। और आसियान आप देखेंगे तो एक ऐसा प्रमुख स्थान के रूप में इसको इस समय देखा जा रहा है, जहां चीन और क्वाड पहल एक दूसरे को अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। क्योंकि भारत दोनों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि भारत की जब बात आती है कहीं पे तो चीन वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। अब भारत क्वाड में है और इधर आसियान जो कंट्रीज है उसमें प्रमुख चीन है, उसका मुखिया चीन है। तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्वाड में कौन कौन से सदस्य हैं आपको पता ही होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। आसियान जो है, आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये संस्थापक देश थे। बाद में इसमें देखिए ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सब तो है। लेकिन अब जो चीन है, चीन के बारे में जान लीजिए कि मतलब चीन इसमें अब कहीं ना कहीं अगवाकार बनने की कोशिश कर रहा है। चीन अपने संबंधों को लेकर, सदस्य ना भारत है ना चीन है, लेकिन अब यहाँ सर्वे सर्वा चीन बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ये ध्यान रखिएगा। मैं मतलब चीन यहाँ सर्वे सर्वा है ऐसा मैं बोल गया ये बात नहीं, लेकिन चीन प्रभाव दिखाता है इन सब देशों पे अपना। ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संस्थापक तो आप जान ही गए। और इसका आदर्श वाक्य है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सागर तट पर सी नॉट का प्रकोप देखा जा रहा है? सबसे पहले आपको जानना होगा कि सी नॉट होता क्या है। कीचड़ जानते हैं, पंख जानते हैं, चिपचिपी मिट्टी जानते हैं, उसकी परत को सी नॉट कहा जाता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उनके लिए ये बहुत मतलब डैमेजिंग पॉइंट होता है, डैमेज करने वाला उनको पॉइंट हो, ये मतलब क्षेत्र डेवलप हो जाता है। तो अभी सीनाट का विकास जो देखा गया है वो तुर्की के तट पर देखा गया है। हाँ, तुर्की के तट पर, केवल तुर्की ही नहीं और देश भी के तट इससे प्रभावित हैं। और काले सागर और एजियन सागर में भी देखा जा रहा है, मरमरा सी में देखा जा रहा है। तो सागर करके पूछेगा तो ये ब्लैक सी, एजियन सी और मरमरा सी में सी नाट की घटना देखी जा रही है। इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की अति प्रचुरता हो जाती है शैवालों में, है ना। और उससे क्या होगा, वहाँ पारिस्थितिक तंत्र सब गड़बड़ा जाएगा, असंतुलित हो जाएगा।
और पहली बार 2007 में तुर्की में दर्ज किया गया था ये सीनाट का प्रकोप, और उसी समय ग्रीस के नज़दीक एजियन सागर में भी सीनाट को देखा गया था। ठीक है ना? तो सीनाट जो है ये इस कारण से इम्पोर्टेंट है। और शैवालों के पोषक तत्व की जब प्रचुरता जो होती है उसका कारण क्या होता है? वैश्विक ऊष्मन, जल प्रदूषण और घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में नियंत्रित जो उनका फेंका जाना, निर्मोचन किया जाना, और साथ में गर्म मौसम, ये सब इसके कारण होते हैं। तो यहाँ से भी कारण से भी ज्योग्राफी में प्रश्न बन सकता है। हाल ही में किस संस्थान ने मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है? तो सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम, ये नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, दो ये संस्थान हैं जिन्होंने मिलके इसकी शुरुआत की है। हम भी सुरक्षित और तुम भी सुरक्षित, इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी। अब ये जो शुरुआत की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है, ये 112 जो आकांक्षी जिले हैं, है ना? चलिए इसको स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। 112 आकांक्षी जो जिले हैं, उसमें ये शुरू किया जाएगा पहले, और इसमें कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जिनमें हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं, भाई भारी लक्षण है तब तो उनको घर पे नहीं रखा जा सकता। और इस अभियान का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, है ना? यानी कि जो डीएम होगा वो करेगा, और स्थानीय और सरकारी संगठन जो है वो क्या करेंगे, इसमें कार्य करेंगे। तो मतलब गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है, सरकारी संगठन नहीं, एनजीओ की बात हो रही है। और 1000 से अधिक ये ऐसे संगठन इसमें कार्य करेंगे, और 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को मरीजों से जुड़ने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। पिरामिड फाउंडेशन भी इसमें प्रशिक्षण का काम करेगा कि कैसे जो स्वयंसेवक होंगे वो डील करेंगे लोगों को। कौन सा देश अपने पहले स्टील नौसैनिक पोत का निर्माण कर रहा है? ऐसा कौन सा देश है? तो अपना पहला स्टील नौसैनिक पोत बनाने जा रहा है रसिया जो है, ये अपना पहला नौसैनिक जहाज बनाने जा रहा है, और ये पूरी तरीके से स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होगा। पता लगाना इसका कठिन होगा, गायब होने वाली ये मतलब टेक्नोलॉजी होती है। और इस पोत को 2022 में नौसेना को दिए जाने की उम्मीद है, वहां की नौसेना को। मिसाइल, आर्टरी, विमान भेदी मिसाइल, इन सब से ये लैस होगा, और ये पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में सक्षम भी होगा। समझ रहे हो? स्टील जो प्रौद्योगिकी है, इसे हम कम अवलोकन योग्य तकनीक, लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कर्मियों, जहाजों, विमानों, मिसाइलों, जो भी है पनडुब्बी, उपग्रहों, सब पे जहाँ पे भी इसका उपयोग कर देंगे, तो कई विधियां इसमें शामिल करके मतलब सोनार आदि बनाने के लिए मतलब उपयोग की जाने वाली कई विधियों को शामिल किया जाता है इसमें। और उसके बाद में मतलब ऐसा हो जाता है कि इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, जल्दी इसका पता नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में 1958 में आधुनिक स्टील टेक्निक जो टेक्निक है इसका विकास हुआ था। F-52 और F-35 विश्व के सबसे पहले स्टील टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले लड़ाकू विमान थे, है ना? अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अपने राज्य के नाम पर भारत रत्न और पद्म जैसे पुरस्कारों को शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है असम। जैसे केंद्र सरकार देती है, ऐसे असम ने कहा है कि हम अपना एक पुरस्कार शुरू करने जा रहे हैं, और उसका इन्होंने नाम रखा है असम रत्न पुरस्कार। असम रत्न पुरस्कार वहाँ की कैबिनेट ने स्थापित करने का निर्णय किया है। और ये जो असम रत्न पुरस्कार है, इसमें असम विभूषण, असम भूषण, असम श्री, ये सब दिए जाएंगे। और मतलब ये जो असम जो सबसे पहला पुरस्कार है, असम रत्न पुरस्कार 3 लोगों को, और असम विभूषण पुरस्कार जो है 5 लोगों को, 10 लोगों, ऐसे ऐसे दिए जाएंगे, है ना? ये जो पुरस्कार है, सॉरी, असम रत्न तो शायद एक ही को, विभूषण, भूषण और ये श्री, ये क्रमशः 3, 5 और 10 लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है? और इसमें असम रत्न जो है 5 लाख रुपये, विभूषण 3 और भूषण 2 लाख का, और असम जो श्री होगा 1 लाख रुपये का ये पुरस्कार होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? इनका संबंध मैं आपको बता दूं, अनूप चंद्र पांडे इनका नाम है, यूपी से ये संबंधित है। 1984 बैच के ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, और इनको चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी 2024 मतलब ये 24 तक सेवाएं अपनी देंगे, है ना? 2024 तक ये सेवाएं अपनी देंगे, 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद में इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। सुशील चंद्रा और राजीव कुमार ये चुनाव आयुक्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, अन्य सदस्य इसके। ठीक है? तो ये मतलब आपको ये ध्यान रखना है इसमें एक चीज ये कि
ये अब जो चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त, तो चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे है, ठीक है, चुनाव आयुक्त ही चुना गया है। यहाँ पे ये कतई ना सोच लीजिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए, इसीलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ। 3 लोग होते हैं 1+2, तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा ही है, आयुक्त है राजीव कुमार, और दूसरे एक चुनाव आयुक्त बने हैं कौन, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना हुई। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से या पंचायतों के चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं होता है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव को संचालित करने की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार दुनिया के रहने योग्य शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, तो इस शहर का नाम है टोक्यो। कौन सा शहर है, टोक्यो है, गलत है, टोक्यो नहीं, ऑकलैंड है। इसमें जो शहर है वो ऑकलैंड है, और इसके महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण ऑकलैंड को सबसे अच्छा शहर चुना गया है। देखिए, कोरोना ही अब निर्धारित कर रहा है सब कुछ, हमारा आपका भविष्य कोरोना निर्धारित कर रहा है, शहर का भविष्य निर्धारित कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जापान में ओसाका और टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड और न्यूजीलैंड, ये बाद में, मतलब इसके बाद में स्थान इनका आता है। ओसाका और टोक्यो इसके बाद आते हैं, ऑकलैंड के बाद में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यूरोपीय शहरों का खराब प्रदर्शन रहा है। वियना जो 18 से 20 तक सबसे अच्छा शहर था, गिरकर 12वें स्थान पर पहुंच गया। उत्तरी जर्मनी का बंदरगाह हैम्बर्ग 34वें स्थान गिरा है, 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में बात करें तो ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसका डिवीजन, और ये अनुसंधान और विश्लेषण करके पूर्वानुमान में सलाहकार सेवाएं देता है। दुनिया भर में कई कार्यालय इसके हैं, जिसमें 2 कार्यालय चीन में और एक हांगकांग में भी शामिल है। किस कंपनी ने लद्दाख प्रशासन के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए समझौता किया है? अभी लद्दाख ने यह फैसला लिया था, मैंने आपको बताया था। तो ये कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है ये। इसने लद्दाख प्रशासन के साथ समझौता किया है और कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश ये करेगा, किसको, लद्दाख को, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनाने की ये कोशिश करेगा, स्वच्छ हरा भरा बनाने के लिए प्रयास करेगा, और स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम वहां पे लागू ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमईज का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने ये जो मंजूरी दी है ये 500 मिलियन डॉलर की दी है। कोविड-19 महामारी से प्रभावित जो व्यवहारिक छोटे व्यवसाय हैं उनमें तरलता पहुंचाने के लिए, भाई जो छोटे छोटे व्यवसाय करते थे और उनको उसको बंद करना पड़ा कोविड के दौरान, और बंद किए तो अब वो क्या करेंगे, अब वो उनकी स्थिति खराब है तो कुछ हेल्प उनको की जाएगी। तो 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, और ये कार्यक्रम देश के 5,55,000 एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करेगा। कितने, 5,55,000 एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करेगा। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो क्षेत्र है भारत का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद का 30%, निर्यात में 4% का योगदान इसका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम प्रश्न है, उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, ये किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये वीडियो मैं आप लोगों को अभी फ्री दे रहा हूँ, और इसका अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं और डेली इन सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं कि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लें, और साथ में आपको कुछ सलाह मशवरा भी मिल जाए, ग्रुप में आप रहें, कुछ बातचीत भी कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते में इसका टेस्ट भी दे लें, तो आपको लेना है एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन आईएएस एकेडमी पर, जो ऐप है हमारा, वहां पर जाकर, और उस ऐप के माध्यम से आपको सब्सक्राइब करना है। डेली 30 का प्रोग्राम, डेली 30 जून ऐसे लिखा होगा, उसको केवल 99 रुपीज का है 1 महीने के लिए। ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, प्रदान कर दी जाएंगी। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, और अभी रिकॉर्ड निचले स्तर पर यह आ गया है, ठीक है। कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई, सेकेंड वेव आई, उसमें ये करंट सिचुएशन इंडेक्स जो सीएसआई है, ये 48.5 हो गया गिर के, और जो एफईआई है यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट है, ये 96.4 आ गई, ठीक है। तो ये गिर कर आया, ये भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की,
1934 में अधिनियम लाया गया था। 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया, पहले ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया इस पर। कैसा लगा आपको डेली 30? जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके उसको पूछ लें या जानकारी दें। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो दे दिया जाएगा। और कल का जो टॉपिक होगा वो मिसलेनियस में एक टॉपिक हम कराएंगे, उपनाम जो शहरों के होते हैं। ज्योग्राफी का ये टॉपिक हो सकता है, लेकिन मतलब अन्य में भी हम इसको करा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ थोड़ा हल्का भी आप लोगों को पढ़ाया जाए बीच बीच में। तो उपनाम पे जो देश प्रदेश या ऐसे तो उपनामों पर कल हम डिस्कशन करेंगे। ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा टॉपिक। ऐसे ग्रुप में ही बताता हूँ, आज मैंने यहाँ बोल दिया। थैंक यू सो